आइए शुभ समाचार की शुरुआत 3 शुभ तस्वीरों के साथ करेंगे। एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने को लेकर शिव भक्तों में उल्लास है, तो वहीं सावन से पहले पिथौरागढ़ से शिव के भक्तों को लिए शुभ समाचार निकल कर आया। वहीं आज देखिए देवशयनी एकादशी भी है, जिसके साथ हिंदुओं के सबसे पवित्र 4 महीनों का शुभारंभ आज हो जाता है। तो पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर शुभ समाचार ये है कि भारत से ही अब कैलाश धाम के दर्शन की सूरत बनने जा रही है। इस पर आगे बात करेंगे। देखिए आपको बाबा बर्फानी के दर्शनों से पहले भक्तों के उत्साह की तस्वीरें, ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त कुल मिलाकर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब जो रास्ता है वो और सरल हो जाएगा और किस प्रकार हिंदुस्तान से ही इस पूरी यात्रा को पूरा किया जा सकेगा। 4 तस्वीरें। देखिए, शिव के भक्तों के लिए ये कमाल की गुड न्यूज है। पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन की कामना लिए जो भक्त 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की जो घड़ियां थी अब वो जल्द ही खत्म होने वाली हैं। अब श्रद्धालु बिना चीन की इजाजत के भारत की भूमि से ही पवित्र कैलाश पर्वत का दर्शन कर सकेंगे। अब पिथौरागढ़ के नाभीडांग की पहाड़ियों से ही बिल्कुल साफ साफ कैलाश पर्वत का दर्शन किया जा सकेगा। इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन पूरे इलाके को डेवलप करने के काम में जुट गया है। बम 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 बम। अद्भुत, अलौकिक, श्रद्धा अपरंपार। देश की धरती से होंगे पवित्र कैलाश के दर्शन। अब बाबा के धाम के दर्शन के लिए नहीं लेनी होगी चीन की परमिशन, और ये मुमकिन हुआ है ओल्ड लिपुलेख की पहाड़ियों से। अब सरकार यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद में जुट गई है। पिथौरागढ़ के आंचल में बसे ओल्ड लिपू पास के नाभीढांग से कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता के साथ बिल्कुल साफ नजर आता है। स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन का एक दल इसकी तस्दीक के लिए निकल पड़ा। थोड़ी सी मुश्किलें और ज्यादा उम्मीदों के साथ ये दल जब नाभीढांग से 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो उसे भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो गए। अब प्रशासन इस जगह को विकसित करने की योजनाओं को बनाने में जुट गया है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहां से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो वहाँ पे हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा कर सकेंगे। बर्फीली और पहाड़ी रास्तों को आसान बनाने की योजना पर भी पर्यटन विभाग विचार कर रहा है, ताकि भक्त आसानी से कैलाश के दर्शन कर सके। हम अपने ही देश से जो हमारा बॉर्डर है ओल्ड लिपू पास एक रास्ता है जहाँ से कैलाश दिखता है, तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से देखा हमने काफ़ी अच्छा कैलाश का व्यू वहाँ दिख रहा है। और जो गाड़ी जाती है हमारा नाभीढांग से 9 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से लगभग 1.1 किलोमीटर पैदल है, खड़ी चढ़ाई है। तो लगभग ये मानो आप 17,500-18 हज़ार की हाइट में है और वहाँ से पास दिखता है। थोड़ा यहाँ पर सड़क का जो है डेवलपमेंट करना है और कुछ व्यू पॉइंट वहाँ बन जाएंगे तो हम एक अच्छा कैलाश दर्शन पर्यटकों को करा सकते हैं। चीन की परमिशन नहीं मिलने के कारण मानसरोवर यात्रा 3 सालों से बंद है। ऐसे में ये खबर बाबा के भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। वहीं दूसरी ओर धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। राकेश पंत, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अब वो दिन जो है दूर नहीं है जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को चीन से जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत की भूमि से ही भोले के भक्त कैलाश पर्वत का दर्शन कर सकेंगे। आइए आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि पिथौरागढ़ में कहां वो जगह है जहां चीन से कितनी दूर वो स्थित है, जहां कैलाश पर्वत के लिए आप सीधे जा सकेंगे। देखिए, कैलाश पर्वत दर्शन के लिए चीन जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो सकते हैं। चीन सीमा से करीब 18 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ये जगह। नाभीडांग से 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकेंगे। बिल्कुल, इस 2 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर बनाया जाएगा रास्ता और लिम्पियाधुरा चोटी से भी इसके दर्शन अब हो सकेंगे। कैलाश पर्वत के आप जो दर्शन करने के लिए पहले पूरा मशक्कत करते थे, अब आसान होने वाला है। देखिए, और ज्योतिर्लिंग कांग से 25 किलोमीटर ऊपर है लिम्पियाधुरा चोटी, तो अब कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसके लिए आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीय श्रद्धालुओं के लिए देखिए बहुत मायने रखती है।
मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, लेकिन चीन भारतीयों की इस आस्था के आगे दीवार बनकर, रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। सीमा पर झड़प और कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रोक लगा दी थी। तो देखिए, मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने दोगुना बढ़ाया खर्चा। जो खर्चा है वैभव, उसको दोगुना कर दिया गया है। एक तीर्थ यात्री को अब कम से कम 1.85 लाख रुपए खर्च करने होंगे। बिल्कुल सही कहा सरगम, क्योंकि देखिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। आम श्रद्धालु के लिहाज से अगर देखें, भारतीयों के प्रवेश सीमित करने के लिए चीन ने कड़े नियम अब काठमांडू बेस पर ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। तमाम कड़े आइडेंटिफिकेशन कर दिए हैं। सरगम कोशिश यही है जाहिर तौर पर कि कम इंडियंस वहां जा सकें। वीजा पाने के लिए अब 5 लोगों का होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन पर लगाई रोक, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटने होंगे, उसके बाद जो है सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल, और कैलाश मानसरोवर यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो ये तमाम चीजें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की यहाँ पर कोशिश की, और अब आगे बढ़ते हैं और बात पवित्र अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। तो देखिए, शनिवार से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। लिहाजा अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का व्यापक इंतजाम किया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए नुकबान बेस कैंप में रसद के अलावा लंगर स्टॉल और चिकित्सा सुविधाएं समेत तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो मुकम्मल करा दी गई है। अनंतनाग जिला प्रशासन ने यात्रा शुरू होने से पहले चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य सभी सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पर तैनात भी कर दिया गया है। टेंट मालिकों और लंगर ठेले वालों ने भी जगह जगह यात्रा के लिए टेंट और लंगर लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ तमाम व्यवस्थाएं, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज और साथ ही में लंगर के ठेलों को सही जगह पे लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, पवित्र अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल सोनमार्ग की ओर से। यात्रा के आधार शिविर बालटाल और पहलगाम के नोवन में टेंट सिटी बनाई गई है। देश दुनिया से आने वाले शिव भक्तों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने की व्यवस्था तमाम है। इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं ऑलरेडी। पिछले साल ये आंकड़ा 10% अधिक है और कैंपों में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। में सबसे बड़ी बात यह है कि जब यात्री जम्मू कश्मीर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको अपना RFID टैगिंग और EKYC कराना होता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी यात्री आगे जा रहे हैं वो यहाँ पे लखनपुर यार्ड में अपना EKYC टैगिंग और RFID करा के जाएं। इसकी सुविधा के लिए उनके लिए 6 काउंटर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 6 काउंटर 24 घंटे चलेंगे और RFID टैगिंग और EKYC करेंगे। इसके साथ साथ लखनपुर में 500 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे रुकेंगे, उनकी गाड़ियों की भी टैगिंग होगी। लंगर की व्यवस्था है, टॉयलेट, वॉशरूम पूरे रास्ते में उनको सुविधा दी गई है। तो इसलिए किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और उनका एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा, जैसे ही वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं वो हो, उसकी पूरी कोशिश प्रशासन ने की है। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ते हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद ही भव्य और दिव्य होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। और उससे भी ज्यादा अनोखा होता है उस पावन गुफा का नजारा, जहां पर देवादिदेव यानी भगवान शिव अमरनाथ रूप में विराजते हैं। बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजने लगे बाबा बर्फानी के जयकारे। ये यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें हैं। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की ये खूबसूरत वादियां आस्था, भक्ति और विश्वास का
पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेवा दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठेंगी। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था भक्ति की अद्भुत लहर होगी। शनिवार से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा के लिए तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त चंदनवाड़ी में खड़ा हूँ और चंदनवाड़ी आखिरी वो स्थान है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से आगे करीब 32 किलोमीटर का दुर्गम और खतरनाक रास्ता हर एक श्रद्धालु को पैदल या फिर घोड़े पर तय करना पड़ता है, तभी वो अमरनाथ गुफा पहुँच पाता है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी के झरने मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ तक कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ जो है मेरे पीछे पिशु टाप को कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी वक्त साल में जो है बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम का मिजाज मिनटों में बदलता है। यही कारण है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कई जो है गाइडलाइन दी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस यात्रा को अंजाम देना पड़ता है और उस बीच उन गाइडलाइंस के चलते ही कहीं न कहीं अब ये अमरनाथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा बन गई है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू हो जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। 23 साल हो गए आते हुए यहाँ पर। अब की बार माहौल बहुत अच्छा लगा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने की है, आर्मी ने की है और यहाँ पर जो पगडंडियां बना रखी हैं, रास्ता बना रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। 23 साल हो गए आते हुए। अब की बार सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और हमारी तरफ से भी भक्तों को पूरी सेवा दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सेवादारों की ऐसी कई टोलियां बम बम भोले के जयकारे लगाती कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं। बस अब इंतजार है तो 1 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर पाएंगे। चंदनबाड़ी से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। भक्तों को लेकर आस्था की परीक्षा नहीं देनी होती, बल्कि कुदरत की कठिन मोर्चे से भी उनको सामना करना पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, इसके लिए प्रशासन और श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पवित्र गुफा के पास रात को नहीं रुक सकेंगे श्रद्धालु। सबसे मेन बात तो ये होगी, यात्रा मार्ग पर भूस्खलन प्रभावित हिस्से में श्रद्धालुओं के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा। बिल्कुल, जो श्रद्धालु खच्चर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी हेलमेट जरूरी होगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चे यात्रा नहीं कर सकते। जी हां, देखिए 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर भी यात्रा की पाबंदी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण इस प्रकार का फैसला लिया जाता है। 6 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाएं यात्रा नहीं कर सकती। बहुत ही दुर्गम ये चोटियां होती हैं। बिल्कुल, और किसी गंभीर बीमारी के पेशेंट भी यात्रा नहीं कर सकते और जंक फूड के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। आज से देवशयनी एकादशी के साथ उस चतुर्मास की शुरुआत हो रही है जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, यानी शुभ कार्य आपको नहीं करने होते हैं। ये सिलसिला कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। कहते हैं ये वक्त श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहने का है।
जाहिर है इन 4 महीनों तक कोई मंगल कार्य नहीं होंगे, लेकिन मंगल का मुहूर्त बना रहेगा। ये हमारी मान्यताओं और हमारी आस्था का ही विस्तार है, जो हमें हमारी परंपराओं की डोर से बांधे हुए है। हिंदू मान्यताओं में कुछ दिन उत्सव के होते हैं, कुछ दिन व्रत के और कुछ दिन शुभ कामों के लिए निर्धारित होते हैं, तो कुछ समय के लिए शुभ कामों की मनाही भी होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी शुरू होती है और यहां से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और ये समाप्त होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। चातुर्मास मुख्यतः वो 4 महीने हैं जिनमें जप, तप, यज्ञ, हवन, दान ये सब किया जाता है, अपने मन और शरीर को नया करते हैं, लेकिन चातुर्मास में मंगल कार्य बंद होते हैं। ये महत्वपूर्ण चातुर्मास है। आषाढ़ का अंतिम समय, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इनको मिलाकर के चातुर्मास बनता है। सनातन परंपरा में शुभ अशुभ मुहूर्त का अपना शास्त्र है और उसके पीछे तर्क शास्त्र की लंबी श्रृंखला है। कहा जाता है देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इस वजह से 4 महीनों तक बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है और शिव जी के साथ इन 4 महीने में भगवान कृष्ण, माता तुलसी और पितरों की पूजा का भी योग रहता है। देखिए, चातुर्मास में मुख्यतः सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा करते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष में देवी की पूजा करते हैं और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। चातुर्मास में शुभ कार्यों से परहेज का भले ही अपना विज्ञान हो, लेकिन हिंदू मान्यताओं में ये 4 महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। समझ लीजिए कि ये 4 महीने मन के संतुलन के लिए हैं। इन 4 महीनों में एक भगवान शिव की उपासना के लिए भी है। चातुर्मास में 1 महीना श्री कृष्ण की कृपा पाने का भी है और 4 महीने में से 1 माह देवी की उपासना का भी है। और तो और इन्हीं 4 माह में वो कार्तिक महीना भी आता है जो भगवान विष्णु के जागरण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज देश भर में ईद उल जुहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज 94 ईदगाह और करीब 1200 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। ईद उल जुहा की रौनक शहर शहर नजर आ रही है। आपके सामने 7 शहरों की शानदार तस्वीरें हैं। कहीं कहीं बारिश के बाद भी लोग भारी संख्या में मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। कहीं तमाम दुआएं मांगी जा रही हैं, न सिर्फ परिवार की समृद्धि के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। देखिए, देश के अधिकांश राज्यों में मानसून अब दस्तक दे चुका है और देखिए आसपास के इलाकों में भी 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है। आज सुबह एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया। आसमान में घनघोर काले बादल देखने को मिले। सुबह सुबह जब दिल्ली वासी उठे तो बारिश की झमाझम बूंदों ने उनका स्वागत किया। कई जगहों पर तेज हवाएं भी चली और इसके साथ ही पारा डाउन हो गया। मौसम विभाग ने भी अपने पूर्वानुमान में ये दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ अभी और बारिश होने की संभावनाएं जताई थी, जो सही होती नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से झमाझम बारिश ने दिल्ली का मौसम जो है वो सुहाना कर दिया है।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। गुरुवार की सुबह किस तरीके का मौसम बना हुआ है हम आपको दिखाते हैं। मौसम सुहावना बना हुआ है। न सिर्फ जिस जगह पर हम मौजूद हैं जो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है, बल्कि राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। एनसीआर के इलाके में इसी तरीके से काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। पूर्वानुमान था कि गुरुवार के दिन बारिश होगी और सुबह से ही काले बादल देखने को मिले। और जो आगे की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को भी इसी तरीके से मौसम बना रह सकता है। जून के महीने में जब एक वक्त तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो अचानक से जो मौसम में बदलाव आया उसकी वजह से लोगों ने काफी राहत महसूस की। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम बताया जा रहा है। ये जो बारिश का मौसम है ये आने वाले दिनों में अभी बना रहेगा, यानी लोगों को गर्मी से राहत जो मिल रही है वो अभी आने वाले वक्त में भी गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। मॉनसून की दस्तक के बाद ही दिल्ली में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर। दिल्ली एनसीआर के आसपास के तमाम इलाकों में सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। चारों ओर बादल ही बादल इस वक्त जो है वो फिलहाल पूरे दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई तक मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। सुबह के वक्त तेज बारिश जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन अब फिलहाल अगर बात की जाए तो हल्की हल्की बारिश फिलहाल दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत जो है वो मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत परा, दिल्ली। देखिए, देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है, और बारिश भी इतनी कि कहीं कहीं तो सालों का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया है। जब जब इतनी मूसलाधार बारिश होती है तो जाहिर है कि लोगों को परेशानी का सामना भी करना होता है। लेकिन परेशानी की इस घड़ी में देश के देवदूत मिशन जिंदगी में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबके सब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी जगह भारी बारिश हो रही है। इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह झरने फूट पड़े हैं। अगर सिवनी में बात करें तो सिवनी में एयरफोर्स ने लोगों की जान बचाई, तो महाराष्ट्र के जंगल में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मकसद सबका यही था कि बाढ़ बारिश से किसी की जान ना जाए, हर एक जिंदगी महफूज रहे। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के बाद उफनती लहरें जिंदगी लेने को आतुर दिखी, तो वायुसेना के जवान ढाल बनकर खड़े हो गए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भारी बारिश के बाद वैन गंगा नदी में फंसे एक आदमी को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। इससे पहले ड्रोन की मदद से सैलाब के बीच फंसे उस आदमी की तलाश की गई। पता चलते ही देवदूत बने वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुंच गए। फिर हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी गई और लहरों के बीच फंसे आदमी को बाहर निकाला गया। जो सबसे क्रिटिकल स्थिति में है वो एक टापू में है, शंभू कहार करके व्यक्ति है, 42 इयर्स का है। ये कुछ जानवर चराने के लिए और एक जानवर के पीछे वहां चला गया और अचानक से पानी आ गया तो फंस गया है। अब मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर जिले की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पानी ने बंदिशें तोड़ते हुए कई रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया। आलम ये रहा कि सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें अपने मकान पानी से घिरे मिले। यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर हम लोग फंस गए थे सुबह 8 बजे से। मतलब हम लोग जब सो के उठे ना, देखा तो पूरे में पानी इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रात तक नाव की मदद से वहां फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां के मंगली नाले में अचानक पानी बढ़ने से 100 से ज्यादा स्कूल के छात्र फंस गए। बताया गया कि ये सभी छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन सैलाब में उनका रास्ता रोक लिया।
लेकिन छात्रों की सूझबूझ और इलाके के लोगों की मदद से वो वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे में बारिश और कोहरे में लोनावाला के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्र भटक गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम टॉर्च लेकर चारों छात्रों की तलाश में निकल पड़ी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद लापता छात्रों को ढूंढने में कामयाबी मिली। आफत की बारिश के बीच प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियां मुश्किल वक्त में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। सिवनी से पुनीत कपूर, नरसिंहपुर से अनुज कुमार, पुणे से श्रीकांत पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, इस बार मुंबई जो है बरसात में पानी पानी ना हो, इसके लिए बीएमसी ने कुछ जरूरी इंतजाम किए हैं। कर्मचारियों की बड़ी टीम को नजर रखने के लिए फील्ड में उतार दिया गया है। वहीं नई तकनीक का भी इस बार खूब इस्तेमाल हो रहा है ताकि मानसून में माया नगरी की चमक धुंधली ना हो जाए। चार 400 साल पुराना शहर मुंबई। इस शहर के अंदर 16,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो आजादी से पहले बनी हुई हैं। मगर अपनी चमक धमक पर इतराने वाला मुंबई मानसून के आगे हर साल बेबस नजर आता है। मानसून का सीजन माया नगरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा की तरह होता है, लेकिन इस बार मुंबई का नगर निगम बीएमसी मानसून की बारिश के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को इतनी भारी बारिश हुई रात को कि संडे मॉर्निंग पूरे शहर में कहीं पानी नहीं था। इससे ये पहला सबूत है कि नाला सफाई प्रॉपरली हुई है। इस काम के लिए बीएमसी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की अच्छी खासी फौज को मैदान में उतार दिया है, जिनके ऊपर बारिश के दौरान अलग अलग इलाकों का मुआयना करना और जल जमाव से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना है। हमने शहर में करीबन 480 स्पॉट ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो सॉसर की तरह हैं, लो लाइंग हैं, और वहां पे हमने हर स्पॉट पे डी वाटरिंग पंप, एक पूरी इंजीनियरिंग टीम, पंप ऑपरेटर और एक जूनियर इंजीनियर को इंचार्ज बनाया है। उसका नाम, उस लोकेशन का, स्पॉट का नाम का हमने बुकलेट बनाई है और सारे डिपार्टमेंट्स को दी है कि जब भी वहां पे पानी जमा होने लगे इमीडिएटली आपने पंप चालू करके उसे डी वाटर करना है। मतलब भारी बारिश के दौरान कुछ इलाकों में पानी जरूर भरेगा, लेकिन कुछ घंटों में पानी निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ इलाकों में जमीन के अंदर टैंक भी बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल भीषण बारिश के दौरान किया जाएगा। आपको मालूम है हिंद माता गांधी मार्केट में पिछले 25 साल में हमेशा फ्लड आता था और 4-4, 5-5 फुट पानी जमा हो जाता था। तो पिछले साल वहां पे साल भर में एक क्षण भर भी वहां पे ट्रैफिक रुका नहीं, पानी जमा नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां 3-3 करोड़ लीटर 30 मिलियन लीटर के 2 अंडरग्राउंड टैंक बनाए बाजू में। और जब भी बारिश आती है, जैसे ही पानी जमा शुरू होना आता है तो 13 पंप लगा के हम सारा पानी अंडरग्राउंड टैंक में डाल देते हैं। अब बारिश बंद होने के बाद में पानी समुद्र में फेंक देते हैं। साथ ही 221 ऐसी जर्जर इमारतों की पहचान की गई है जो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। अभी कुछ बिल्डिंग इतनी पुरानी हैं कि जब हैवी बारिश आती है उसमें एक अंदेशा रहता है कि कोई ना कोई बिल्डिंग गिर सकती है। बीएमसी ने इन सभी इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ तक कि कई बिल्डिंगों की बिजली और पानी की सप्लाई तक काट दी गई है। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इसरो के चीफ की घोषणा के बाद चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान पूरी तरीके से तैयार है, सारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। यान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट का निर्माण चल रहा है और जुलाई के 12 से 19 तारीख के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है तो दुनिया में आत्मनिर्भर भारत का डंका जरूर सुनाई देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. चंद्रयान 3 की उड़ान की तरफ हिंदुस्तान के कदम बढ़ चले हैं। इसकी घोषणा इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने की। इसरो चीफ ने कहा कि आने वाले जुलाई महीने की 12 से 19 तारीख के बीच चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। यान पूरी तरह से तैयार है, सारी टेस्टिंग हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं। Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket
compartment. That's called a payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. हालांकि इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया था, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद से ही इसरो चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में लग गया था। इसरो प्रमुख ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि पिछली बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकनीक को नए तरीके से बनाया गया है। इसरो ने स्पेस शिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल ये स्पेस शिप को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पार्ट है। लैंडर मॉड्यूल ये शिप को चंद्रमा पर उतारने वाला हिस्सा है। रोवर मॉड्यूल ये चंद्रमा पर घूमने और जानकारी जुटाने वाला भाग होता है। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन में करेगा। चंद्रयान 3 के अंदर ऐसे यंत्र हैं जो रोशनी और खनिज की हीट के आधार पर चांद की स्टडी करेंगे। यही नहीं, चांद की सतह पर आने वाले भूकंपों की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। चांद पर प्लाज्मा की डेंसिटी और उसमें आने वाले अंतर की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा नासा की तरफ से भी इसमें पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगाया गया है, जो चांद की सतह पर लेजर के जरिए रेजिंग स्टडी करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा है। ये दोनों मिलकर लैंडिंग साइट के आसपास के खनिजों, मिट्टी और उनके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए भेजा जाएगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नए भारत की रोबोटशाला। इस रोबोटशाला में हर साल 1 लाख रोबोट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा दौर में हर इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से यहाँ पर रोबोट डिजाइन और बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए इन रोबोट की विदेशों में भी काफी डिमांड है। विज्ञान की वजह से दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही भविष्य माना जा रहा है। इसी तकनीक की मदद से दिल्ली के पास नोएडा की एडवर्ब कंपनी तेजी से रोबोट बनाने के काम में जुटी हुई है। ये कंपनी एक साल में 1 लाख रोबोट बनाने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे से काम के लिए और चाहे कितना भी बड़ा काम हो उनके लिए यहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रोबोट्स को अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाया जा रहा है। ये कंपनी इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से रोबोट तैयार कर रही है। इनमें से कुछ रोबोट तो छोटी छोटी टॉय कार की तरह दिखते हैं, लेकिन ये 40 से 500 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकते हैं। इसे डायनेमो रोबोट का नाम दिया गया है। ये सब रोबोट्स जो आप देख रहे हैं वो उसी इस्तेमाल के लिए, मटेरियल मूवमेंट के लिए। अभी जो रोबोट्स आप देख रहे हैं ये ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, डायनेमो इनका नाम है। तो डायनेमो जो अभी आप रोबोट देख रहे हैं वो इनका 200 kg का वेरिएंट है। इसके ऊपर एक अटैचमेंट लग जाता है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। अलग अलग साइज के रोबोट और हर एक की अपनी खासियत। इन्हीं में से एक है रेल गाइडेड रोबोट, जिसे ट्रेवैक्ट रोबोट कहा जाता है। ये एक तय दिशा में चलता है। ध्यान से देखने पर यह किसी छोटी मालगाड़ी की तरह दिखता है।
अभी जो आप देख सकते हैं वो है ट्रैवेक्ट, रेल गाइडेड व्हीकल। बेसिकली ये सेफ्टी और एक्यूरेसी से पैलेट्स का जो मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसके लिए यूज होता है। इसी तरह कई दूसरे रोबोट इस कंपनी में तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों पर पड़ने वाला लोड तो कम होगा ही, साथ ही उत्पादन भी कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा ही एक रोबोट है जिपी रोबोट, जो ई कॉमर्स वेयर हाउस में ऑर्डर डिस्पैच और रिटर्न हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट्स में अभी हम आपको दिखाएंगे मोबाइल रोबोट, सॉल्टेशन रोबोट्स, बिन पिकिंग रोबोट सब बनाया जाता है और फिक्स्ड ऑटोमेशन के लिए पैलेट और कार्टन मूवमेंट के लिए शटल्स बनाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि भविष्य में देश की ताकत साबित होने वाली ये रोबोट स्वदेशी हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, जिनको अमेरिका और यूरोप तक निर्यात किया जाएगा। नोएडा से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।